Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, टीचिंग मेथड की क्लास नंबर 68 आज है और यहां पर आपके उपागम का टॉपिक चल रहा है कि किस अलग अलग उपागमों के आधार पर जो पाठ्य योजनाएं बनाई जाती है, वो टॉपिक अभी चल रहा है। मैंने आपको हर्बर्ट की पंचपदी पढ़ा दी है, मतलब जो पहला उपागम आपको लिखाया था वो पढ़ा चुका हूँ। आशा है मित्रों वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साथियों, दूसरे उपागम के बारे में, तीसरे उपागम के बारे में, चौथे उपागम के बारे में, जो दूसरा उपागम है जॉन डी वी किलपेट्रिक, ये अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। जो तीसरा उपागम आएगा चक्री उपागम, उसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। और जो चौथा उपागम आएगा मूल्यांकन उपागम, उसको भी आज इसी वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो दूसरा उपागम आता है दैनिक पाठ्य योजनाओं के निर्माण हेतु या फिर जो अन्य प्रकार की पाठ्य योजनाएं होती है उनके निर्माण हेतु, तो उसका नाम है जॉन डी वी किलपेट्रिक उपागम। ठीक है, ये उपागम का नाम है। इसके जनक अगर आपसे पूछे जाते हैं कि जॉन डी वी किलपेट्रिक उपागम के जनक कौन है, तो वहाँ पर आपका उत्तर रहेगा विलियम हेनरी किलपेट्रिक। मतलब जो जॉन डी वी किलपेट्रिक उपागम है वो किसने बनाया है? किलपेट्रिक ने बनाया है। अब जब किलपेट्रिक ने बनाया है तो फिर इसका नाम जॉन डी वी क्यों है? क्योंकि एक खास बात इसमें मित्रों ये है, क्यों जो जॉन किलपेट्रिक है, इन्होंने ये उपागम जॉन डीवी की विचारधारा या योजना के अंतर्गत बनाया था। ठीक है, इसलिए इसको जॉन डीवी किलपेट्रिक उपागम कहा जाता है। 1918 में ये दिया था। और जो विलियम हेनरी किलपेट्रिक थे ये रहने वाले थे अमेरिका के। साथियों, आगे बात करते हैं जॉन डी वी किलपेट्रिक उपागम के बारे में कि जो ये जॉन डी वी किलपेट्रिक उपागम है ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, करके सीखने की विचारधारा किसने दी थी? जॉन डीवी ने। और इसी विचारधारा पर आधारित ये उपागम बनाया गया है, इसलिए इस उपागम का नाम क्या रखा गया? जॉन डीवी किलपेट्रिक उपागम। इस उपागम में बालकों को करके सिखाया जाता है। आपने एक विधि पढ़ी होगी, परियोजना विधि, जो मैं आपको यहाँ पर भी पढ़ा चुका हूँ। मित्रों, परियोजना विधि के जनक कौन है? जॉन डीवी। उसमें क्या किया जाता है? करके सीखा जाता है। तो उसी प्रकार से जो जॉन डीवी किलपेट्रिक उपागम है इसमें भी करके सीखा जाता है। कोई सा भी क्रिया हो तो छात्र उस कार्य को करते हैं और आसानी से उस चीज़ को याद रख पाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब जिन चीज़ों को करके सीखा जाता है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस उपागम को सर्वश्रेष्ठ उपागम कहते हैं, क्योंकि इसमें करके सीखा जाता है छात्रों के द्वारा। आगे देखते हैं मित्रों, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में यह सर्वाधिक प्रयोग होता है। इंजीनियरिंग जितने भी क्षेत्र है, तकनीकी संबंधी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? प्रैक्टिकली किसी चीज़ को लिया जाता है और प्रैक्टिकली आप उसको करोगे तो आप करके सीखते हो। इसलिए ये माना गया है कि इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है या फिर तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें इस उपागम का सर्वाधिक प्रयोग होता है। भारत में इस उपागम के आधार पर 1937 में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य योजना का निर्माण किया था। मित्रों, अगर प्रश्न आपसे ऐसा आ जाता है कि जो जॉन डी वी किलपेट्रिक उपागम है उस उपागम के आधार पर सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने। कब किया? 1937 में। कौन सी शिक्षा के अंतर्गत? बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। देखिए, बुनियादी शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने ही बुनियादी शिक्षा आरंभ की थी भारत में। अब इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को कार्य करवाए जाते हैं, इसमें भी करके सीखा जाता है। इसलिए ये माना गया कि इसी उपागम पर आधारित इनकी बुनियादी शिक्षा थी। मित्रों, आगे बात करते हैं। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में हस्तशिल्प कलाओं और हस्तकौशलों का विकास करना है। हस्तशिल्प कलाएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना, कोई मॉडल बनाना, कोई डिज़ाइन बनाना। हस्तशिल्प आपको सभी को पता है, जैसे कारीगरी करना, ये चीज़ें हस्तशिल्प के अंतर्गत आ जाती है। तो ये इस उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है। मित्रों, आगे बात करते हैं। इसे क्रियात्मक उपागम भी कहते हैं। क्रियात्मक उपागम क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया की जाती है, इसलिए छात्रों द्वारा क्रिया की जाती है, तो इसका एक और अन्य नाम क्या है?
क्रियात्मक उपागम। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस उपागम में कुल 6 पद होते हैं। जो मैंने आपको प्रयोजना विधि पढ़ाई थी, सेम उसमें जो मैंने आपको 6 पद बताए थे, वो सेम पद, सेम बिल्कुल वैसे के वैसे, बिल्कुल वो ही पद यहाँ पर जो जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम है, इसमें भी वैसे ही 6 पद चलते हैं। तो ये अगर आपने वो विधि पढ़ रखी है, उसमें मैंने पदों को भी अच्छी तरह से समझाया था, तो वो जिसने वो विधि पढ़ रखी है मेरे यहाँ पे, तो उसको आसानी से ये 6 पद समझ में आ जाएंगे। पहला पद है मित्रों परिस्थिति उत्पन्न करना, कि सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, फिर समस्या या योजना का चयन किया जाता है, समस्या या योजना की फिर रूपरेखा बनाई जाती है, फिर क्रियान्वयन किया जाता है, फिर मूल्यांकन किया जाता है, और सबसे अंत में आलेखन, प्रतिवेदन या लेखा जोखा किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि परिस्थिति उत्पन्न करना मतलब एक माहौल बनाना ये होता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। माहौल अगर नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता है। कोई सी भी चीज़ हो, सबसे पहले माहौल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पढ़ाई का भी एक माहौल होता है। आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई नहीं पढ़ता है, तो वहाँ पर आप पढ़ाई का माहौल नहीं कह सकते हो। एक माहौल, एक कंपटीशन, एक ऐसी मज़ा आना चाहिए उस चीज़ में। तो सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, फिर समस्या या योजना का चयन किया जाता है। जैसे अध्यापक ने विद्यालय में कोई सी भी एक परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि बच्चों बागवानी स्कूलों में लगाना चाहिए, बागवानी लगाने से स्कूल अच्छा लगता है, फल फूल लगते हैं, इस प्रकार से। तो बच्चों के मन में आया कि हाँ यार बागवानी लगाना चाहिए, तो ये परिस्थिति उत्पन्न की अध्यापक ने। फिर समस्या या योजना का चयन करना कि हमको कौन कौन से पौधे लाना है, कितनी जगह में पौधे लगाना है, मतलब जो समस्या है या फिर जो योजना आप बनाते हो उसका चयन किया जाता है। फिर समस्या या योजना की रूपरेखा बनाई जाती है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है वहाँ पर। चौथा है क्रियान्वयन करना, फिर आप उस कार्य को करने लग जाते हो। कार्य पूरा होने के बाद आप उसका मूल्यांकन करते हो कि यार जो हमने कार्य किया है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसे हुआ है इत्यादि। फिर सबसे अंत में आलेखन, प्रतिवेदन या लेखा जोखा किया जाता है कि हमने ये चीज़ें इस परियोजना के अंतर्गत की, इस उपागम के अंतर्गत की। तो मित्रों जो जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम है, इसमें 6 पद होते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों। जो ये 6 उपागम है, इन 6 उपागमों में से सबसे महत्वपूर्ण पद, 6 उपागम क्या, जो ये 6 पद हैं, ठीक है, जो 6 पद हैं, वो उपागम का टॉपिक चल रहा था, तो देखिए आप भी समझ सकते हैं। कभी कभी नहीं चाहते हुए भी अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो अपन बोलना नहीं चाहते। जैसे मैं यहाँ पद शब्द बोलना चाहता था, लेकिन जीबान ने यहाँ पर उपागम शब्द बोल दिया। माइंड ने संकेत तो दिया था पद का, लेकिन यहाँ क्या बोला गया था, उपागम। तो मित्रों इन पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद परिस्थिति उत्पन्न करना है। अगर आपने परिस्थिति उत्पन्न सही तरीके से कर दी तो सारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसलिए ये मान लिया जाता है कि जो ये उपागम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, परिस्थिति उत्पन्न करना। मित्रों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे ही ये आपका टॉपिक कल पूरा हो जाएगा, तो जैसे ही ये टॉपिक होगा, मैं इसके 30 प्रश्नों का एक टेस्ट लूँगा और उसमें उपागम के ही सारे प्रश्न रहेंगे। वो उस टेस्ट को जरूर देना कल, ठीक है। कल आपका कोर्स पूरे होते ही शाम के टाइम पे मैं लगभग 4-5 बजे या 6 बजे के लगभग टेस्ट डाल दूंगा कल शाम को। तो आप उस टेस्ट को जरूर करना, क्योंकि आपका वो टॉपिक कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना नॉलेज हुआ है। नेक्स्ट मित्रों तीसरा उपागम देखेंगे, चक्रीय उपागम या मॉरिसन उपागम। तो इसको चक्रीय उपागम 2 नामों से इसको जाना जाता है। जैसे हर्बर्ट की विधि थी ना, उसको भी 3-4 नाम मैंने बताए थे। ऐसे ही जो चक्रीय उपागम या मॉरिसन उपागम, इसके भी 2 नाम है। मित्रों इसके जो जनक है वो है हेनरी क्लेव मॉरिसन, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है HC मॉरिसन, जिनको कहा जाता है। 1926 में इन्होंने इस उपागम का निर्माण किया था और ये रहने वाले थे कनाडा के। तो मित्रों शुरू करते हैं चक्रीय उपागम के बारे में या मॉरिसन उपागम के बारे में जानकारी। यह उपागम हर्बर्ट उपागम एवं जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम दोनों पदों के को मिश्रित करके बनाया गया है। तो मित्रों मतलब सीधी बात है कि सबसे पहले तो हर्बर्ट उपागम आया, फिर जॉन डीवी किलपैट्रिक उपागम आया, फिर इसने क्या किया, मॉरिसन ने कुछ पद यहाँ से ले लिए, कुछ पद यहाँ से ले लिए
और एक नया उपागम तैयार कर दिया। मतलब दो अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठी करके एक नई चीज बना दी इन्होंने। मित्रों, इस उपागम के आधार पर इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप इसको लिख भी सकते हो कि किस उपागम के आधार पर इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। तो वहां पर आपका आंसर रहेगा चक्रीय उपागम या मॉरिसन उपागम के आधार पर। मित्रों, इकाई विधि और इकाई योजना के जनक भी एच.सी. मॉरिसन को ही माना जाता है। तो इसीलिए क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इकाई विधि या इकाई योजना है वो मॉरिसन ने दी है, और जो चक्रीय उपागम है ये भी मॉरिसन ने दिया है, और इसी उपागम के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है इकाई योजना का। इसलिए इसके जनक भी किसको कहा जाता है? एच.सी. मॉरिसन को। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, इकाई योजना का एक निश्चित चक्र होता है, अतः इसे चक्रीय उपागम भी कहते हैं। देखिए, इसको चक्रीय उपागम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जो इकाई होती है वो एक निश्चित चक्र होती है, जैसे उसमें 5-6 जो छोटे छोटे बिंदु हैं उनको सम्मिलित कर लिए जाते हैं, फिर उनको पढ़ाया जाता है। वो ज़्यादा डिटेल में आपको इकाई विधि में पढ़ाने वाला हूँ। तो मित्रों, इसको चक्रीय उपागम भी कहते हैं, याद रखना है। मित्रों, इसको देखिए, इकाई उपागम भी कहा जाता है। ये लाइन छूट गई थी शायद। किसको इकाई उपागम क्यों कहते हैं? क्योंकि इकाई योजना का निर्माण इसी पर आधारित है, इसलिए इसको इकाई उपागम कहते हैं। मित्रों, जो उपागम है ये, इस उपागम में कुल 5 पद होते हैं। सभी में मैं पद बता रहा हूँ आपको, इन पदों को अच्छी तरह से याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न 2016 में लेवल 2 में इसी में से एक प्रश्न आया था। मित्रों, बात करेंगे इसके उपागम, ये जो उपागम है इसके कुल पदों की। तो कितने पद है? 5। चक्रीय उपागम या मॉरिसन उपागम में कुल पदों की संख्या 5 है। पहला है खोज या अन्वेषण करना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण करना, तीसरा है आत्मीकरण करना, चौथा है व्यवस्था या रूपरेखा बनाना, और पांचवा है वर्णन, व्याख्या या विश्लेषण करना। किस प्रकार आपको इन 5 पदों को याद रखना है? देखिए, इसके पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो 5 पद यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें अगर यूँ पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा व्याख्या करना या वर्णन करना। इन 5 पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो सभी जगह मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ कौन सा महत्वपूर्ण पद है, वो भी याद रखिए आप। मित्रों, एक ट्रिक है, आत्मा की व्यवस्था का वर्णन खोज करके भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप इन 5 पदों को याद रख सकते हो। जैसे देखिए, आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मीकरण। व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था या रूपरेखा। वर्णन का मतलब क्या हुआ? वर्णन, व्याख्या या विश्लेषण। खोज का मतलब क्या हुआ? खोज या अन्वेषण। और प्रस्तुत का मतलब क्या हुआ? प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार मित्रों, आप इस सूत्र के माध्यम से इसके 5 पदों को याद रख सकते हो। कौन से सूत्र के माध्यम से? आत्मा की व्यवस्था का वर्णन खोज करके भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, ये था चक्रीय या मॉरिसन उपागम। आज का अंतिम उपागम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं अंतिम उपागम को। मूल्यांकन उपागम या ब्लूम उपागम एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि जो मूल्यांकन उपागम है उसमें त्रिकोणीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं, ऐसे करके इससे प्रश्न बन रहे हैं। तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन मिट जाएगा। मित्रों, जो मूल्यांकन उपागम या ब्लूम उपागम है, इसके जनक है B.S. ब्लूम। 1956 में इन्होंने इस उपागम का निर्माण किया। और B.S. ब्लूम कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के ये रहने वाले थे। मित्रों, इसको मूल्यांकन उपागम क्यों कहा जाता है या फिर इसको ब्लूम उपागम क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ब्लूम उपागम तो क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका निर्माण किसने किया? B.S. ब्लूम ने। और इसको मूल्यांकन उपागम क्यों कहेंगे, यह आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों मूल्यांकन उपागम के बारे में। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.S. ब्लूम ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले व्यक्त किया था। देखो, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मैं मतलब आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप वास्तव में अगर पढ़ाई करते हो, वास्तव में अपने घर वालों के सपनों को सच करना चाहते हो, आप वास्तव में ईमानदारी से नौकरी लगना चाहते हो, तो यार क्लासों को पूरा देख लिया करो। बाद में ये चीज़ें याद आएगी। मैं 100 बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को। तो मित्रों, देखिए, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया को त्रिआयामी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में
व्यक्त करने वाले सबसे पहले व्यक्त करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम ने ही शिक्षण प्रक्रिया को सबसे पहले त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया था कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3। तीनों आयामों के बारे में विस्तृत रूप से इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, इस उपागम से उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, इसका निर्धारण भी मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। मित्रों, ब्लूम का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन आता है, ब्लूम के उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। ये चीज़ गलत टाइप हुई है यहाँ पर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अब जो ओरिजिनल है, उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर पर हुई है, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। आप ये चेक करते हो कि जो अपन ने पूर्व निर्धारित उद्देश्य बना रखे थे, उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, या कहाँ तक हुई है, इस चीज़ का आप निर्धारण करते हो तो उसको ही क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। लेकिन इस मूल्यांकन की बात कहाँ आ गई उपागम में? देखिए, इसलिए आई मूल्यांकन की बात उपागम में, क्योंकि इस उपागम में मूल्यांकन पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है, अतः इसे मूल्यांकन उपागम भी कहते हैं। तो मित्रों, समझ में आ गया सभी को जॉन डीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि जॉन डीवी ने ये दिया था। लेकिन इसको मूल्यांकन उपागम क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल्यांकन पर सर्वाधिक ध्यान यहाँ पर दिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मूल्यांकन उपागम। इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को गतिशील या सतत प्रक्रिया के रूप में व्यक्त करते हुए इस उपागम में 3 पद निर्मित किए थे। देखो, शिक्षण प्रक्रिया एक सतत या गतिशील प्रक्रिया है और इसके 3 पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? B.S. ब्लूम के अनुसार पढ़ने वाले। तो साथियों, B.S. ब्लूम ने उद्देश्यों का जो है शिक्षण प्रक्रिया को जो 3 भागों में वर्गीकृत किया है, वो कौन कौन से है? पहला भाग आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में कि आप आखिर पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। ये पहला पद आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा पद आता है सीखने या अधिगम के अनुभव प्रदान करना। सीखने के अनुभव कौन प्रदान करता है? अध्यापक प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? छात्रों को यह अनुभव प्रदान करता है। तो मित्रों, ये डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आए हैं, यहाँ से कई बार आए हैं, कई बार सीटेट वगैरह में, रीट में है, चाहे कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो जिसमें टीचिंग मेथड या साइकोलॉजी आती है, वहाँ ये चीज़ पूछी जाती है। अधिकतर ये चीज़ पूछी जाती है। तो जो B.S. ब्लूम है, इन्होंने जो पहला पद है शिक्षण प्रक्रिया का, वो क्या बताया? उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है, फिर सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, और सबसे अंत में व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण या फिर मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर हमने बच्चों को कितना सिखाया, कितना नहीं सिखाया, हमारा शिक्षण कहाँ तक सफल रहा है, कहाँ तक असफल रहा है। इन सभी चीज़ों का निर्धारण यहाँ पे मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। तो मित्रों, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो इन तीनों में से कोई अलग एक और नया ऑप्शन आ जाता है और वो आपका आंसर रहता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण करना, सीखने या अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण या मूल्यांकन करना, ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 पद है। किसके अनुसार? B.S. ब्लूम के अनुसार। मित्रों, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इन तीनों पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद मूल्यांकन करना है। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो ये 3 पद है B.S. ब्लूम के, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? तो वहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मूल्यांकन करना। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आई होगी। नहीं आई तो बिल्कुल कमेंट करके जाना, और आई है तो बिल्कुल लाइक करके जाना। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।